फ्रेंड्स, आइए फिर आगे बढ़ते हैं आज पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर में हमने आपको मौर्योत्तर काल के विभिन्न राजवंशों के विषय में बताया था और उसमें हमने आपको शुंग और कण्व राजवंश के विषय में बता दिया था। हमने आपसे कहा था कि इन राजवंशों को हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक और विदेशी राजवंश रख लिए जाए और एक और देसी राजवंश रख लिए जाए। और देसी राजवंशों में हमने ये शुंग राजवंश, कण्व राजवंश ये आपको समझा दिए थे। अब अगर सातवाहन वंश के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए तो जो भी देसी राजवंश थे उनके बारे में हमारी जानकारी पूर्ण हो जाएगी। फिर हम विदेशी राजवंशों को देख ले और उसके बाद मौर्योत्तरकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक गतिविधियों को देख लिया जाए। तो मेरा अपना विचार है कि मौर्योत्तर काल से उठने वाले जो भी सवाल होंगे वो हम लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सातवाहन वंश नए पेज से ही कर लेते हैं। सातवाहन वंश, देखिए दोस्तों, ये जो सातवाहन वंश था तो सातवाहन थे तो ब्राह्मण। इनको पुराणों में आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। तो ये जो आंध्र भृत्य का टाइटल है, ये टाइटल आप पाएंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में ऋषि विश्वामित्र के वंशजों को दिया गया था। जब ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ से पराजित होकर दक्षिण की ओर चले गए तो उनके वंशजों को ये टाइटल दिया गया था आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय। तो हो सकता है सातवाहनों का उनसे कोई रिलेशन रहा हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ पुराणों में चर्चा तो नहीं है कि ये विश्वामित्र के वंशज थे। इनको आंध्र भृत्य या आंध्र जाति तो कहा गया है। वो पुराण जहां पर सातवाहन वंश की जानकारी विशेषकर हमको प्राप्त होती है वो मत्स्य और वायु पुराण। तो मत्स्य और वायु पुराण में विशेषकर जानकारी मिलती है। और अगर इन दोनों में भी कभी ऐसा हो जाए कि वायु पुराण ऑप्शन में नहीं है तो निश्चित रूप से मत्स्य पुराण स्पेशली सातवाहन वंश की जानकारी प्रदान करता है। बिहार पीसीएस में तो आपके लिए आसानी रहती है, ए बी सी डी और ई भी ऑप्शन रहता है एक से अधिक। तो अगर एक से अधिक का ऑप्शन रहता है तो आप कह सकते हैं कि भाई मत्स्य और वायु पुराण में जो है इनके बारे में विशेष करके जानकारी है। इसके अलावा अभी आगे चलकर आपको जो है एक और सोर्स मिलेगा। राजा का नाम है गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी का एक नासिक लेख है। तो बेसिकली वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का ये नासिक लेख है। गौतमीपुत्र शातकर्णी का उसमें उल्लेख आता है। कई राजाओं की डिटेल दी हुई, तो उसकी भी डिटेल दी हुई है। तो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसका जो एक लेख मिलेगा ये भी सातवाहन वंश की जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। अक्सर करके इसको ना हम लोग इतिहास में सिर्फ पुलमावी के रूप में चर्चा करते हैं। तो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक लेख यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो गया मामला आगे। फिर एक और लेख मिलेगा और वो लेख जो है नागनिका नाम की रानी थी। ये शातकर्णी प्रथम की रानी थी और इसने जो है एक लेख लिखवाया था। उस लेख को महाराष्ट्र के नाना घाट से प्राप्त किया गया है। इसको नाना घाट लेख कहा जाता है। इसमें विषयों की उपासना का उल्लेख है। तो इस लेख से भी हमको जानकारी मिल जाएगी। प्लस ये भी ध्यान रखिएगा कि सातवाहन राजाओं की, ये आंध्र प्रदेश के थे इसलिए आंध्र सातवाहन कहे जाते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची हमको मत्स्य पुराण में प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया जाके कि सातवाहन वंश के विषय में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहला ही टॉपिक हमारे लिए बन गया जाके सोर्स। हमारे पास उनकी जानकारी के स्रोत क्या है। फिर हम ये देख लें
कि जो भिन्न भिन्न सातवाहन राजा रहे थे, इन सातवाहन राजाओं की क्या क्या उपाधियां थी, इनका क्या क्या सांस्कृतिक योगदान रहा, इनके दरबार में कौन था, कौन सा लेखक इनके संरक्षण में था, वगैरह वगैरह। यहीं से तकरीबन कोई ना कोई एक सवाल मिल जाया करता है। तो जैसे इन सातवाहनों का जो लोकेशन देखेंगे अगर आप, तो लोकेशन वाइज ना सातवाहन आपको पढ़ेंगे जाके, ये हिस्सा है सातवाहनों का। सातवाहनों ने पहले अपनी राजधानी बनाई थी ये अमरावती, और बाद में इनकी राजधानी हो गई थी प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान को पैठन भी बोलते हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन में इसको पैठन कहा गया है। ये गोदावरी नदी के किनारे था। तो कभी कभी पूछते हैं किस नदी के किनारे था, कभी पूछते हैं इनकी आरंभिक राजधानी क्या थी। तो इनकी आरंभिक राजधानी जो है वो शायद अमरावती थी। सिंधुक या सिमुक इनका संस्थापक था। सिंधुक या सिमुक जिसको संस्थापक के रूप में गिना जा रहा है, इस तरीके से देख लीजिए। सोर्स हो गए जाके, और सोर्स के साथ इनके जो अलग अलग राजा थे उनके बारे में जानकारी हमको लेनी है। तो उसमें हमने कहा सिंधुक या सिमुक, कहीं कहीं सिसुक भी लिखा हुआ है, ये इनका संस्थापक बताया गया है। सिंधुक या सिमुक या सिसुक, इसके विषय में एक बात ये भी कही जाती है कि इसने जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। तो जैन और बौद्ध दोनों ही रिलीजन्स को इसने समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। बाकी इनके विषय में कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है। इनके बाद एक राजा का नाम आता है, उसका नाम है शातकर्णी प्रथम। एक्चुअली है क्या कि सातवाहन राजाओं की जो लिस्ट मिलती है उसमें राजाओं के नाम बहुत क्लियर नहीं हो पाते। कुछ की जानकारी पुराणों से हो रही है, कुछ की अभिलेखों से हो रही है, कुछ की सिक्कों से हो जाती है। तो हम लोग उसी से एक सीक्वेंस बनाते हैं कि कौन कौन सा सातवाहन राजा है। तो सिंधुक या सिमुक या सिसुक हो गए जाके संस्थापक, और इनके बाद नाम आता है शातकर्णी प्रथम का। इसको कृष्ण का पुत्र बताया गया। कृष्ण नाम का कोई राजा रहा होगा, उसका ये पुत्र था। और कहा जाता है कि शातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसू यज्ञ किया था। तो ये शातकर्णी प्रथम, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और उसके साथ एक राजसू यज्ञ भी किया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने भी किए थे, इसलिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो ये नहीं पढ़ते कि निम्नलिखित में से किस राजा ने 2 अश्वमेध और एक राजसू यज्ञ का आयोजन किया था। तो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि शातकर्णी प्रथम था। उनको लगता है कि सवाल जो है वो पुष्यमित्र शुंग पे पूछा गया है और पुष्यमित्र शुंग को टिक करके चले आते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये काम जो है शातकर्णी प्रथम के थे। और राजधानी प्रतिष्ठान जो भी आप देख रहे थे वो इसी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो प्रतिष्ठान या पैठन जो गोदावरी के किनारे था वो इसी ने राजधानी बनाया था। शातकर्णी प्रथम की 2 उपाधियां भी प्राप्त होती हैं। एक उपाधि है इसकी दक्षिणा पथ पति। तो ऐसा लगता है कि इसने दक्षिण के क्षेत्र को जीत लिया था। और एक उपाधि है इसकी अप्रतिहत चक्र। तो ऐसा लगता है कि अपने विरोधियों को पराजित करने के उपरांत इसने ये उपाधि धारण की थी। तो कभी कभी उपाधियों को लेकर भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सातवाहन राजाओं में हमको चूंकि लिस्ट क्लियर नहीं है कि कब किसने किसने शासन किया है, तो शातकर्णी प्रथम के बाद भी एक डार्क एज आती है और उस डार्क एज के बाद एक और राजा का नाम मिलता है और उसका नाम बताया गया है हाल। तो शातकर्णी प्रथम के बाद एक और राजा का नाम मिलता है
और उसका नाम बताया गया है हाल। हाल के बारे में कई फैक्ट हैं। एक तो ये सातवाहन राजवंश का एक महानतम शासक कहा जाता है, जिसने कवि और कवियों को आश्रय प्रदान किया था, और खुद ये भी आदमी एक लेखक था। इसने जो है गाथा सप्तशती, सप्तशती का मतलब 700 हो गया, या कि 700 गाथाएं, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। प्राकृत का मतलब होता है जो भाषा प्रकृति से हो। तो निश्चित रूप से यहाँ जिस प्राकृत की चर्चा चल रही है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत है। तो इसने महाराष्ट्रीय प्राकृत को संरक्षण दिया, गाथा सप्तशती की रचना की। ये गाथा सप्तशती श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य है। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता, इसने बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ को संरक्षण प्रदान किया था। ये बृहत कथा के रचयिता थे, इनको संरक्षण प्रदान किया था। प्लस एक और ग्रंथ लिखा गया था इसके दरबार में, और ग्रंथ का नाम था काकतंत्र। काकतंत्र के लेखक थे शर्ववर्मन। तो शर्ववर्मन भी इसकी राज्यसभा में निवास करते थे। हाल के विषय में कहा जाता है कि इसकी एक रानी थी, मलयवती। मलयवती ने ही हाल को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया था। सातवाहनों का कन्हेरी से एक लेख मिला हुआ है। कन्हेरी के लेख में कोई सातवाहन रानी है जो संस्कृत का अध्ययन करते हुए दिखाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि हाल ने संस्कृत को भी संरक्षण दिया, प्राकृत भाषा को भी संरक्षण दिया, गाथा सप्तशती की रचना खुद की थी। ठीक, हाल के बाद फिर डार्क एज आ जाती है, और डार्क एज के बाद जो है फिर नाम हमको मिलता है गौतमीपुत्र शातकर्णी का। गौतमीपुत्र शातकर्णी जिसकी डिटेल नासिक प्रशस्ति में दे दी गई है। इसके सिक्के भी प्राप्त होते हैं। सातवाहन राजा अपनी मां के नाम से जाने जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गौतमीपुत्र शातकर्णी ये सातवाहनों का सबसे महान शासक कहा जा सकता है। इसने लेखों में अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। इसके समकालीन शक थे। शकों को और जो बाकी क्षत्रिय राजा थे उसने उनको पराजित किया। इसके अभिलेख में कहा गया है कि इसने शकों और क्षत्रियों के दर्प को चूर कर दिया। इसकी सैन्य विजयों की जो जानकारी है हमने बताया नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। जोगल थम्बी एक जगह का नाम है नासिक के समीप, वहां से इसकी चांदी की मुद्राएं बड़े पैमाने पे मिली है। तो इसकी जोगल थम्बी नामक स्थान से चांदी की मुद्राएं जो है वो बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। प्लस नासिक प्रशस्ति में इसके विषय में डिटेल्स दे दी गई हैं। इसने बौद्ध संघ को साउथ में दान दिया था। बौद्ध संघ को अजकालकीय नाम का ग्राम दान में दिया था, और कार्ले के भिक्षु संघ को इसने करजक नाम का ग्राम दान में दिया था। ये अक्सर करके पूछा जाता है। तो इसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय, ये ग्राम का नाम है जो इसने दान में दिया था, और कार्ले के भिक्षु संघ को करजक, ये भी ग्राम का नाम है, ये दान में दिया था। तो पहला वाला नासिक के भिक्षु संघ को दे दिया था, और दूसरा वाला कार्ले के भिक्षु संघ को इसने दान में दे दिया था। तो इसने ब्राह्मणों का भी आदर किया, इसने बौद्धों का भी आदर किया। अपने आप को अभिलेखों में इसने अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। क्षत्रियों के गर्व को चूर करने की बात कही है।
ऐसा लगता है कि इसने वेन गंगा के आसपास का क्षेत्र जीत लिया था, इसीलिए इसने वेन गंगा के ही पास एक शहर बसाया था और उसका नाम रखा था वेणाकटक और खुद को वेणाकटक स्वामी की उपाधि से विभूषित किया था। इसने अपने आप को वेदों का आश्रयदाता भी कहा है। आगम निलय या आगम निलय, आगम निलय वेदों के आश्रयदाता के रूप में भी अपने को परिभाषित किया है। वह व्यवस्था के संरक्षक के रूप में भी अपने को परिभाषित किया है। ये दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा कहा जा सकता है, जो सातवाहनों का भी सबसे प्रभावशाली राजा था। गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद फिर बहुत क्लियर नहीं है कौन कौन राजा आए, कैसे आए। और इनके बाद फिर एक चर्चा आती है एक राजा की, और उसका नाम है वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, जहां मैंने बताया नासिक लेख भी इससे संबंधित है। इसने राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान यानी गोदावरी नदी के किनारे उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो राजधानी है वो अमरावती के रूप में भी आ जाती है, कभी कभी इनकी राजधानी प्रतिष्ठान के रूप में भी आ जाती है। ऐसा लगता है कि इसने प्रतिष्ठान को रिकंस्ट्रक्ट कराया, उस बीच ये कुछ समय के लिए अमरावती भी ठहरा होगा। तो राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान यानी गोदावरी नदी के किनारे थी। अमरावती से इसका एक लेख प्राप्त होता है और वहीं पर इसका पहला उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि इसने कुछ समय तक की अमरावती भी स्टे किया है और फिर इसने प्रतिष्ठान को रिकंस्ट्रक्ट करा दिया है। ठीक, इसका विवाह जो हुआ था इसी के समकालीन शक-छत्रप रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। शक-छत्रप रुद्रदामन पश्चिमी भारत का एक प्रमुख शासक था और उसने अपनी पुत्री से इसका विवाह कर दिया। लेकिन रुद्रा ये भी कहता है कि उसने इसके राज्य पर हमला किया था और कहता है कि निकट संबंधी होने के कारण रुद्रा ने इसकी हत्या नहीं की थी। तो ऐसा लगता है कि पुलमावी रुद्रा से पराजित हुआ था और रुद्रदामन का ये दामाद था, इसलिए रुद्रदामन ने इसकी हत्या नहीं की थी। इसने भी एक उपाधि धारण की थी और उपाधि का नाम था दक्षिणा पथेश्वर। तो ऐसा लगता है कि इसने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीत लिया था। पुराणों में इसका एक और नाम दिया गया है, पुलमावी की जगह इसका नाम दिया गया है पुलोमा। तो सही नाम पुलमावी है लेकिन इसका पुलोमा नाम दिया गया है। इसका 2 पतवारों वाले एक चिन्ह बना हुआ सिक्का प्राप्त हुआ है। तो 2 पतवारों वाले जहाज की आकृति बना हुआ सिक्का किस शासक से संबंधित है? तो वो जो है पुलमावी से संबंधित है, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बाद फिर यज्ञश्री शातकर्णी का नाम आता है। ये सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है। इसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग पर रिवर्स अधिकार कर लिया था। इसने व्यापार और जल यात्रा पे बहुत रुचि दिखाई। इसके सिक्कों पर भी जहाज के चित्र प्राप्त होते हैं। ये यज्ञश्री शातकर्णी, इसके सिक्कों पर भी जहाज के चिन्ह प्राप्त होते हैं। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन इसका मित्र बताया जाता है। और इसके बाद पुलमावी चतुर्थ नाम का कोई राजा हुआ था जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। तो ये सातवाहनों की थोड़ी सी डिटेल थी। इसमें अभी तक मैंने देखा है कि कभी कभी 5-10 साल के अंतराल पे कोई एक सवाल गौतमी पुत्र शातकर्णी से ही आया हुआ है, लेकिन भाई कोई तय नहीं है, क्योंकि ये वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का वो सिक्का जरूर पूछा जाता है जो 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन किया गया है, उसको जरूर पूछ देते हैं उठाकर। अब सातवाहनों के राजाओं से संबंधित डिटेल्स तो हमको मिल गई।
कभी कभी क्या करते हैं कि सातवाहनों के सामाजिक जीवन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सातवाहन कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था पर ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। पहले नंबर पर ब्राह्मण रखे गए थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यही क्रम भी था। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों के समकालीन जो समाज रहा है वो व्यवसाय पर आधारित था। फिर भी सातवाहनों ने ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की थी। इसीलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने आप को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहता है। इन्हीं के टाइम पर शकों और यूनानियों ने भारतीय धर्मों को ग्रहण कर लिया था। इन लोगों के विषय में यह भी कहा था कि सातवाहन राजाओं ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था, यानी कि क्रॉस्ड जो शादियां हो रही थी, ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री से कर ले, ब्राह्मण पुरुष वैश्य स्त्री से कर ले, ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री से विवाह कर ले, क्षत्रिय पुरुष वैश्य स्त्री से विवाह कर ले, क्षत्रिय पुरुष शूद्र स्त्री से विवाह कर ले, वैश्य पुरुष शूद्र स्त्री से विवाह कर ले। ये तो अनुलोम हो गए। और रिवर्स कीजिए, शूद्र पुरुष वैश्य कन्या से विवाह करे, शूद्र पुरुष क्षत्रिय कन्या से विवाह करे, शूद्र पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, वैश्य पुरुष क्षत्रिय कन्या से विवाह कर ले, वैश्य पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले। मतलब ये कि जो आप वर्ण व्यवस्था का क्रम देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें ये वाला क्रम तो अलाउड कर दिया गया था कि भाई ऊपर के जो वर्ण हैं वो जो है चाहें तो अपने से नीचे के वर्ण से वैवाहिक संबंध जोड़ सकते हैं। इसको अनुलोम कहा गया था। लेकिन प्रतिलोम अलाउड नहीं था कि शूद्र पुरुष वैश्य कन्या, शूद्र पुरुष क्षत्रिय कन्या, शूद्र पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, या वैश्य पुरुष क्षत्रिय कन्या, वैश्य पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, या क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले। ये प्रतिलोम विवाह कहलाते थे। और अनुलोम प्रतिलोम विवाहों से ही वर्ण संकर प्रजातियां आई हुई थी। मनु ने भी अपनी ग्रंथ में, अपने मनु स्मृति में 60 या 61 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। तो ये जो वर्ण संकरता थी, इसको रोकने का प्रयास सातवाहनों ने किया था। कहा जाता है कि सातवाहन समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी और स्त्रियों को संपत्ति में भागीदारी प्रदान की गई थी। मातृ सत्तात्मक समाज था ये। भूमि दान का पहला उल्लेख सातवाहनों के समय पर ही प्राप्त होता है, जब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन सब क्षेत्रों को दान में दिया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान दिए जाने की चर्चा है, जिसको अग्रहार कहा गया है। अग्रहार ऐसे भू अनुदान होते थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, टैक्स फ्री होते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक लेख में उसके 2 सिक्कों का उल्लेख आता है कि उसके समय पर स्वर्ण और करशापण यानी सोने और चांदी के सिक्के के बीच में जो अनुपात था वो 1:35 था। तो ये दोस्तों सातवाहनों के समकालीन जानकारी हो गई। ध्यान रखिएगा, सातवाहनों ने सस्ती धातुओं के सिक्के बहुत सारे चलाए थे। अभी इकोनॉमी में आपको समझाएंगे भी, लेकिन यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों का मानक सिक्का शीशे का था। सातवाहनों ने पुटीन का सिक्का भी चलाया था, कांसे का भी चलाया था, तांबे का भी चलाया था, और अभी हाल ही में सातवाहनों के सोने के सिक्के भी प्राप्त हो गए हैं। कला और स्थापत्य को भी इन लोगों ने संरक्षण दिया। राजकीय भाषा सातवाहनों के समय की प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। यद्यपि सातवाहनों ने संस्कृत को संरक्षण दिया था। हमने आपको बताया संस्कृत व्याकरण ग्रंथ काकतंत्र के लेखक शर्ववर्मन निवास करते थे हाल की राज्यसभा में, और हाल की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी बताई गई है। कन्हेरी के एक लेख में भी कोई सातवाहन रानी संस्कृत का अध्ययन करते हुए बताई जाती है। तो ये बात हो गई जाके सातवाहनों की। अब रिवर्स आइए उन विदेशी राजवंशों पर जिनके विषय में चर्चा चली थी कि भाई
विदेशी राजवंश। तो विदेशी राजवंश में यहाँ इंडो ग्रीक है, शक है, कुषाण है, ठीक। और इंडो ग्रीकों से ही पहले स्टार्ट किया जाए। तो जैसे इंडो ग्रीकों के क्षेत्र को हमने आपको दिखाया था, ये वो क्षेत्र है जहां इंडो ग्रीक शासक थे और इन्हीं लोगों ने भारत पर हमला करके पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को एक्वायर कर लिया था। कौन थे इंडो ग्रीक, कहां से आए थे, इनका संस्थापक कौन था, वगैरह वगैरह, और किसने भारत पर हमला किया, इनका महान शासक कौन था, इस तरह के सवाल जो है इंडो ग्रीकों से पूछे जाते हैं। तो आइए इंडो ग्रीकों को भी देख लेते हैं भाई, उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। चलिए नए पेज से करते हैं इसको भी, और पहली हेडिंग ले लेते हैं हम लोग इंडो ग्रीक, ठीक। इंडो ग्रीकों में ध्यान रखिएगा, ये लोग बैक्ट्रिया में बसे हुए थे। बैक्ट्रिया उत्तरी अफगानिस्तान को बोलते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये उत्तरी अफगानिस्तान का हिस्सा है, उसको बैक्ट्रिया बोलते थे। कई बार हमने आपको मैप पे दिखाया भी है। इन लोगों के संस्थापक कौन था, या इन लोगों की राज्य की स्थापना किसने की थी, तो माना जाता है कि इंडो ग्रीकों में डायोडोटस, फिर से लिख देता हूं इसको, इंडो ग्रीकों में डायोडोटस प्रथम नाम का शासक था, जिसको संस्थापक, तो डायोडोटस प्रथम था जिसको संस्थापक माना गया है। इस डायोडोटस से सत्ता यूथिडेमस नाम के किसी व्यक्ति ने छीन ली थी। तो यूथिडेमस नाम का कोई व्यक्ति था, उसने इससे सत्ता छीन ली और नया वंश स्थापित कर दिया था। यूथिडेमस का ही पुत्र था डेमेट्रियस। ये वही डेमेट्रियस है जिसने शुंग शासन काल में भारत पर हमला किया था। तो इंडो ग्रीकों के इतिहास की शुरुआत होती है डायोडोटस से, वो संस्थापक है। फिर डायोडोटस के ही उत्तराधिकारियों से सत्ता जो है फिर यूथिडेमस नाम का कोई व्यक्ति छीन लेता है, वो एक नया राजवंश स्थापित कर देता है। यूथिडेमस का बेटा है डेमेट्रियस, और इसी ने भारत पर पहला हमला किया था। जब ये हमला इसने किया तो इसके साथ दो लोग आए थे, डेमेट्रियस के साथ दो लोग आए थे, सेनापति अपोलोडोटस, एक तो ये आया था और दूसरा आया था इसका भाई मेनांडर। तो मेनांडर था, अपोलोडोटस था। ऐसा लगता है कि ये अपोलोडोटस वाला जो हमला था वही चित्तौड़गढ़ पे हुआ था, जिसको पतंजलि ने अपने महाभाष्य में क्या लिखा हुआ है, माध्यमिका, है ना। यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था, ये पतंजलि के महाभाष्य में लिखा हुआ है। तो इसने जो है चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था और बाद में इसको वसुमित्र ने पराजित कर दिया था। लेकिन जो मेनांडर वाली ब्रांच थी ये भारत के मध्यवर्ती भागों तक बढ़ आई और ये जो है पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था। इसने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। तो जिस बीच ये लोग भारत पर हमला करने आए हुए थे, उसी बीच क्या हुआ कि जो इंडो ग्रीक राजवंश था वहां पर रिवोल्ट हो गया, है ना। और रिवोल्ट होने के बाद क्या हुआ कि तक्षशिला को राजधानी बनाकर एक दूसरा राजवंश इस्टेब्लिश हो गया और ये लोग इधर ही फंस गए। तो इन लोगों ने शाकल, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बना लिया और इनका राज्य इधर से यहां तक रहा। इन्हीं के शासनकाल में मथुरा एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। मथुरा को यूनानी लेखकों ने मेथोरा कहा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये परिवर्तन कैसे हो गया। इस परिवर्तन में थोड़ा सा यहां से ध्यान दें अगर हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यूथिडेमस ने
नया राजवंश स्टैब्लिश किया और यूथिडेमस के वंशज आए भारत पर हमला करने के लिए, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक नया वंश स्टैब्लिश हो गया। ठीक, यूथिडेमस के वंशजों के हाथ से सत्ता खिसक गई और एक नया वंश स्टैब्लिश हो गया और इन लोगों ने जो है तक्षशिला को राजधानी बना लिया। तो ग्रीकों के दो अंपायर हो गए, एक वो जो तक्षशिला को राजधानी बनाए हुए थे, ठीक, और दूसरे वो जो इधर भारत की ओर आ गए थे, ये मेनांडर वाली ब्रांच। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने शाकल को राजधानी बना लिया। ठीक, इनकी राजधानी शाकल बन गई। अब एक जो है तक्षशिला वाला राजवंश हो गया जाके, और एक जो है वो शाकल वाला राजवंश हो गया। तो शाकल वाले से ही हमको मतलब है। तक्षशिला वाले राजवंश के विषय में हम लोग तब पढ़ते हैं जब इसके शासक एंटियालसिडास या एंटियालकीड्स ने अपने दूत हेलियोडोरस को नवें शुंग नरेश भागभद्र के दरबार में भेजा था। तो ये जो नया राजवंश था जिसने राजधानी तक्षशिला को बनाई थी, इसी राजवंश से संबंधित शासक एंटियाल सिडास या एंटियालकीड्स, इसी ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत भेजा था। और जब हेलियोडोरस आया शुंग शासक भागभद्र के समय पर, ये जो भागभद्र है शुंग नरेश भागभद्र इसी के दरबार में आया था और यहाँ आने के बाद खुद हेलियोडोरस भागवत हो गया। और जब भागवत हो गया तो इसने बेस नगर में, है ना, विदिशा के समीप बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। और इस गरुड़ स्तंभ में जो वृषणी वंश था, भगवान कृष्ण से संबंधित वृषणी वंश, उनका उल्लेख इसने किया है। वृषणी वंश के जो पंचवीर हैं उनका उल्लेख किया गया है। और वृषणी वंश के पंचवीरों में वासुदेव जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, हालांकि इनके पिता का नाम भी वासुदेव मिलता है। दूसरे हैं संकर्षण, संकर्षण का एक और नाम था बलराम, या इनको कभी कभी जो है हलधर भी कहते हैं। तो बलराम या हलधर, इनके अलावा अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सांब, इनका उल्लेख आता है। तो क्योंकि सांब की जो माता थी जाम्बवती, वो शूद्र थी, इसीलिए वृषणी वंश के पंचवीरों में सांब की गणना नहीं भी की जाती है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना वृषणी वंश के पंचवीरों में नहीं की जाती है, सांब की नहीं की जाती है। बहरहाल इन्हीं वृषणी वंश के पंचवीरों का उल्लेख हेलियोडोरस ने किया है, वो भागवत हो गया। और उसने जो है बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। ठीक, शासक कौन था जिसने हेलियोडोरस को भेजा था? एंटियालसिडास या एंटियालकीड्स। और इधर क्या हुआ? इधर चित्तौड़गढ़ वाली ब्रांच तो वसुमित्र ने पराजित कर दी है। मेनांडर, पाटलिपुत्र, शाकल, इसको बेस करते हुए शासन कर रहा है। मेनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन, जिसका नाम रियल में नागार्जुन ही था, इसने जो है बौद्ध बना लिया। और जब बौद्ध बना लिया तो इसी पे आधारित अपना वो ग्रंथ लिखा था मिलिंद प्रश्नों।
मेनांडर के प्रश्न। मेनांडर को पाली भाषा में मिलिंद लिखा गया है। यूनानियों ने भारत पर जब हमला किया तो इनके इस हमले का प्रभाव कई तरीके से देखा गया। जैसे ये इंडो ग्रीक पहले शासक हैं जिन्होंने भारत में सोने का सिक्का जारी किया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीकों ने जारी किया है। इनके बाद बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए हैं। कुषाण शासक विम कडफिसस को आप पढ़ेंगे कई जगह पर कि उसने सोने का सिक्का पहली बार जारी किया है। नहीं, सोने का सिक्का पहली बार इंडो ग्रीकों ने जारी किया है और इंडो ग्रीकों में हमें मेनांडर के भी सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे और ऑप्शन में मेनांडर दे रखा हो, मेनांडर को टिक करें। नहीं है, आप विम कडफिसस के साथ चले जाएं। तो पहली बार सोने के सिक्के जारी किए इंडो ग्रीकों ने, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गुप्तों ने। लेकिन गुप्तों के सोने के सिक्कों में मिलावट अधिक है। इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीकों ने, उस पर यूनानी और खरोष्ठी लिपि दोनों में लेख लिखे गए हैं। इन लोगों ने द्विभाषी लेख भी लिखवाए हैं, इन लोगों ने त्रिभाषी लेख भी लिखवाए हैं। ये जो मेनांडर है, ये भारतीय साहित्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार रहा है। कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य इसको बड़े इंपॉर्टेंट शासक के रूप में प्रस्तुत करता है। मिलिंद प्रश्नों, जहां पर इसके प्रश्न को नागसेन ने संकलित किया है, वो बताता है कि इसके समय पर विद्या और धर्म की बड़ी उन्नति हुई थी। इसकी मुद्राओं पर धर्म चक्र के चिन्ह भी अंकित हैं और ऐसा कहा जाता है कि वृद्धावस्था में ये शासन कार्य छोड़कर अरहत हो गया था, यानी बौद्ध भिक्षु हो गया था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में बताया गया है कि मेनांडर के सिक्के भड़ौच में चलते थे। भड़ौच यानी गुजरात वाला क्षेत्र। तो ऐसा लगता है कि इसने इकोनॉमी को बड़ा ही सपोर्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो यूनानी लोग थे, ये लोग अपने आप को दैवी रूप में प्रस्तुत करते थे, यानी अपने राजा की दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। तो ऐसा लगता है कि जो देसी नरेश थे, शुंग, कण्व, सातवाहन, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उन लोगों ने भी अपने आप को दैवी रूप में प्रस्तुत किया। मौर्यों ने कभी भी अपने आप को दैवी रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। मौर्य अशोक देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता था, अपने को देवताओं का प्रिय कहता था, लेकिन अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था। आप मनुस्मृति में पाएंगे कि वहां पर राजा की दैवी उत्पत्ति में स्पष्ट रूप से विश्वास किया गया है। तो राजत्व का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ग्रीकों की देन है या कहा जाए यूनानियों की देन है। इनके आने से पहले भारत में जो सिक्के चलते थे वो आड़े, तिरछे, चौकोर इस तरीके के हुआ करते थे। इन्होंने आने के बाद सांचे में ढला हुआ गोल सिक्का प्रचलित किया। सिक्के के ऊपर राजा का नाम, सिक्के के ऊपर तिथिक्रम का अंकन, सिक्के के ऊपर लेख लिखा जाना इन्होंने ही प्रचलित किया। प्लस भारत में ज्योतिष का चलन भी इन्हीं लोगों से हुआ है। गार्गी संहिता और वराह मिहिर की बृहत संहिता में कहा गया है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं, किंतु ज्योतिष का जन्म इनसे हुआ है, इसलिए ये लोग प्राचीन ऋषियों की भांति पूजनीय हैं। तो गार्गी संहिता, वराह मिहिर की बृहत संहिता, यहाँ पर यवनों के द्वारा ज्योतिष में दिए गए योगदान की सराहना की गई है। ऐसा लगता है कि भारतीय ज्योतिष के जो 5 सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है सूर्य, दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है पैतामह, चौथा है रोमक, पांचवा है पोलिश। तो ये जो लास्ट के 2 हैं, रोमक और पोलिश, ये दोनों यूनानियों की देन है। तो गार्गी संहिता, बृहत संहिता सही कह रहे हैं कि यवन बर्बर है, लेकिन ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है,
इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूजनीय है। इंडो ग्रीक या यूनानी लोग काल गणना भी करते थे। ये अपने राजाओं के हमेशा तिथि क्रमानुसार इतिहास लिखते थे। हमारे वहां आप देखिए अशोक के अभिलेखों पे डेट्स नहीं है, लेकिन अशोक ने जिन यूनानी राजाओं का उल्लेख कर दिया है, क्योंकि वो लोग डेट वाइज इतिहास लिखते थे, इसलिए हम लोग वहां से डेट्स ले लेते हैं। तो यूनानियों का जो ये डेट वाइज हिस्ट्री लिखने की परंपरा थी, इसका प्रभाव भारत पर पड़ा। काल गणना की बात कही जाए तो यूनानी प्रभाव की ही बात कही जा सकती है। संवत का उपयोग भी यूनानी लोग करते थे और ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव भारत पर पड़ा और 57 बीसी विक्रमी संवत किसी विक्रमादित्य नाम के शासक ने चलाया था, जिसने शकों को पराजित कर दिया था। तो शकों को पराजित करने के उपरांत उसने विक्रमी संवत का प्रयोग किया। कैलेंडर वर्ष की गणना भी यूनानी किया करते थे और ये इन्हीं के प्रभाव से भारत में आई थी। तो ये चर्चा हो गई जाके इंडो ग्रीकों की। अब इंडो ग्रीकों के ही पैरेलल अगर आप देखिए, इंडो ग्रीकों के पैरेलल आपको यहाँ पश्चिमी भारत में शक लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको हम लोग पश्चिमी भारत के शक कहते हैं, वेस्टर्न क्षत्रपास। ये है वेस्टर्न क्षत्रपास, पश्चिमी भारत के शक। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इन शकों पर भी। शक कौन थे, कहां से संबंधित थे, क्या क्या चीजें थी। देखिए ये जो शक राजवंश है, शक, ठीक, माना जाता है कि ये लोग सीथियन थे, यानी ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। तो भारतीय स्रोतों में इनके सीथियन नाम दे रखे गए हैं। पहला शक शासक जो है वो कोई मोग या माउस या मगस नाम का व्यक्ति था। तो मोग या माउस ये पहला कोई शक शासक था, जो शायद शकों का संस्थापक रहा हो। और इन्हों को या इन लोगों ने भारत की ओर उत्तर पश्चिमी हिस्से से प्रवेश किया था। और उत्तर पश्चिमी हिस्से से जब प्रवेश किया है तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, नासिक के आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए थे आके। ऐसा लगता है कि शक लोग किसी समय जो है गुजरात, महाराष्ट्र से पहले मथुरा के आसपास ही बसे हुए थे। एक जैन भिक्षु या कहा जाए जैन विद्वान कालकाचार्य थे। कालकाचार्य ने ग्रंथ लिखा था कालकाचार्य कथानक। कालकाचार्य कथानक में उन्होंने बताया है कि विक्रमादित्य नाम के शासक ने शकों को मथुरा से लेकर वल्लभी तक खदेड़ दिया था, मालवा क्षेत्र तक खदेड़ दिया था। और इसी उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 57 बीसी विक्रमादित्य की उपाधि, 57 बीसी विक्रमी संवत। इस विक्रमी संवत को मालव संवत भी कहा जाता है। उसकी वजह ही यही है कि उसने मालवा क्षेत्र तक शकों को खदेड़ दिया था। तो शक जो मथुरा के आसपास बसे हुए थे उनको विक्रमादित्य मालवा क्षेत्र तक ले आया। तो ऐसा लगता है ये लोग गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में डिस्पर्स कर गए होंगे। तो भारत में शकों की दो ब्रांच मानी जाती है। पहले उत्तरी क्षत्रप कहे जाते हैं, ये लोग तक्षशिला और मथुरा के आसपास कहीं बसे हुए थे। और दूसरे पश्चिमी क्षत्रप कहे जाते हैं, ये लोग नासिक और उज्जैन के आसपास बसे हुए थे। तो यहाँ पर ये जो शक थे इनकी दो ब्रांच कही जाती हैं। एक उत्तरी ब्रांच तक्षशिला में, क्योंकि ये लोग मध्य एशिया से आए थे तो निश्चित रूप से उसी हिस्से से आए होंगे, ठीक। और एक मथुरा में, जिसको विक्रमादित्य ने खदेड़ दिया था मालवा के क्षेत्र तक की। और जब मालवा के क्षेत्र पे हम लोग आते हैं तो इसको जो है पश्चिमी ब्रांच कहा जाता है। तो ये पश्चिमी ब्रांच के थे। पश्चिमी ब्रांच में हमको दो राजवंश शकों के दिखाई पड़ते हैं। ये नासिक और उज्जैन के आसपास बसे हुए थे। तो पश्चिमी क्षत्रप में एक था क्षहरात वंश, जो नासिक के आसपास था। क्षहरात वंश ये नासिक के आसपास था।
इस क्षयरात वंश के अलावा एक और वंश था, उसको कहते थे कार्दमक वंश। और ये कार्दमक वंश जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा इन सब क्षेत्रों के आसपास फैल गया था उज्जैन तक। तो इसने जो है उज्जैनी तक की अपने को कवरेज दे दिया था, काफी बड़े हिस्से में ये फैला हुआ था। आप उज्जैन प्लस कर लीजिए उसको, है ना, प्लस प्लस प्लस। तो ये उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में फैल गया था कार्दमक वंश। ये क्षयरात वंश जो नासिक के आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ठीक, उज्जैन का जो कार्दमक वंश है इसी में रुद्रदामन नाम का शासक हुआ था, जो शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। क्षयरात वंश, यहां पर दो शासक हुए थे, नहपान और भूमक। नहपान और भूमक को सातवाहनों ने पराजित करके मार डाला था। नहपान और उसके दामाद उशावदात यानी ऋषभ दत्त को गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पराजित कर दिया था। और वहां शकों के जो सिक्के चल रहे थे चांदी के, उसको गौतमीपुत्र शातकर्णी ने दोबारा ढलवा दिया था। तो ये जो क्षयरात वंश है इसको एक कड़ी टक्कर सातवाहनों से मिली थी और सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णी ने इनको पराजित किया था। और जिनको पराजित किया था उनमें नहपान था और उसका दामाद उशावदात। उशावदात जो है, ये नाम जो दे रखा गया है, ये सही नाम होगा ऋषभ दत्त। तो उशावदात था या ऋषभ दत्त था, उसको पराजित कर दिया, मार डाला, उनके सिक्के दोबारा ढलवा दिए थे। ये जो कार्दमक वंश है, कार्दमक वंश में ये बताया गया है कि इस वंश का संस्थापक चष्टन नामक कोई व्यक्ति था, चष्टन। लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो रुद्रदामन हुआ था, रुद्रा। जूनागढ़ लेख इसी से संबंधित है और इसके जूनागढ़ लेख को ही हमने मौर्यों के समय पर आपको बताया था कि ये जूनागढ़ लेख अशोक के जूनागढ़ लेख के नीचे लिखा हुआ है। तो जूनागढ़ लेख में इसकी उपलब्धियों की चर्चा भी है। आइए देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां हैं, कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या चीजें रही हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जूनागढ़ लेख में क्या डिटेल्स। जैसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जूनागढ़ लेख जो है ये काव्यात्मक संस्कृत का उदाहरण है और काव्यात्मक संस्कृत का पहला उदाहरण कहा जाता है जूनागढ़ लेख। जूनागढ़ लेख में रुद्रा सुदर्शन झील का उल्लेख करता है और बताता है कि इस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ में गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। ये बात कहाँ से पता चल रही है? ये रुद्रा के जूनागढ़ लेख से पता चल रही है और वही बता रहा है कि इस झील को पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। और फिर कहता है कि अशोक के समय पर अशोक के गवर्नर तुशास्प ने इससे नहरें निकलवाई थी। और फिर कहता है कि मेरे समय ये झील टूट गई। चक्रवात का उल्लेख करता है, कहता बारिश बहुत हुई, वर्षा बहुत हुई, तो मेरे समय पर जो है ये झील टूट गई और मैंने इस झील को अपने गवर्नर, है ना, रुद्र दामन का जो गवर्नर है यहाँ पर सुविशाख, अपने गवर्नर सुविशाख की सहायता से पहले से दुगना मजबूत बनवा दिया। और कहता है इसके लिए मैंने प्रजा से बेगार भी नहीं ली, यानी विष्टि,
विष्टि बेगार को बोलते थे, बिना भुगतान के लिया गया श्रम विष्टि। तो कहता है मैंने इसके लिए प्रजा से बेगार भी नहीं ली और इस झील को मैंने दुगना मजबूत बनवा दिया। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये झील आगे चलकर स्कंदगुप्त के समय पर भी टूट गई थी और स्कंदगुप्त भी अपने जूनागढ़ लेख में इस झील को दोबारा बनवाने की बात कहता है। यहाँ पर स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त और चक्रपालित, ये पिता पुत्र दोनों आनुवंशिक आधार पर रहे थे, जूनागढ़ से संबंधित रहे हैं। तो इन दोनों का ही उल्लेख आता है जूनागढ़ के गवर्नर के तौर पर। तो स्कंदगुप्त दावा करता है कि मैंने इस झील को फिर से बनवा दिया। स्कंदगुप्त का ये लेख कहता है कि पलासनी, विलासनी, सिकता नाम की नदियां थीं, जिनको गिरनार पर्वत, जिसको रैवतक पर्वत कहा गया जूनागढ़ लेख में स्कंदगुप्त के, रैवतक कृष्ण के बड़े भाई बलराम के ससुर का नाम बताया जाता है। तो कहता है कि रैवतक पर्वत इसको रोके हुए था और झील टूटने के बाद ये पलासनी, विलासनी, सिकता इस तरह समुद्र से जाकर मिल गई, जिस तरह विरहणी बहुत समय बाद अपने प्रियतम से मिलती है। तो यहाँ पर एक सवाल तो ये बनता है कि ये गवर्नर मैच करा दिए जाए। दूसरा सवाल इंडिविजुअल बन सकता है कि कहाँ कौन कौन गवर्नर था। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि भाई किसने बनवाई, किसने नहरें बनवाई, किसने दोबारा बनवाया, किसने अंतिम बार बनवाया। चौथा सवाल ये बनता है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन झील का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं। तो सुदर्शन झील का उल्लेख करने वाले लेख में अगर देखा जाए तो लेख तो जो जूनागढ़ में है तो उसमें सबसे ऊपर तो अशोक का लेख लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था ये 20x10 की एक शिला है, सबसे ऊपर अशोक का लेख लिखा हुआ है। नीचे जगह खाली थी तो वहां पर रुद्रदामन ने भी अपना लेख लिखवा दिया और उसकी नीचे भी जगह खाली थी तो फिर वहीं पर स्कंदगुप्त ने भी अपना लेख लिखवा दिया। अब शास्त्र पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासकों ने सुदर्शन झील का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं। तो सिर्फ दो ही शासक हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का उल्लेख किया है। अशोक के लेख में तो सुदर्शन झील का उल्लेख है नहीं। तो सही आंसर होगा रुद्रा और स्कंदगुप्त। दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम साथ साथ आया है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख है। रुद्रा ये भी दावा करता है कि मैंने दक्षिण भारत के शासक शातकर्णी पर 2 बार हमला किया, लेकिन वो मेरा निकट संबंधी था, इसलिए मैंने उसको पराजित करने के बाद भी उसकी हत्या नहीं की। इसका मतलब ये है कि इसने वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया, लेकिन निकट संबंधी होने की वजह से इसकी हत्या नहीं की। इस पश्चिमी भारत में शक राजवंश में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय बताया जाता है। रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्तों के समय पर वाकाटक राजवंश के सहयोग से पराजित करके मार डाला था। तो यहां से ये शकों का राजवंश भी खत्म हो गया था। अब बात आती है कुषाण वंश के विषय में। आइए चर्चा करते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाणों का अंपायर तो काफी बड़ा था। आपने देखा ही है कि कुषाण अंपायर जो है एक ठीक ठाक हिस्से में फैला हुआ था, है ना। ये कुषाण अंपायर एक ठीक ठाक हिस्से में था। इधर ये तुर्फान, कूचा, काशगर, फरगना, बैक्ट्रिया यहाँ से होते हुए हिंदू कुश, गांधार यहाँ से होते हुए ये इधर पाटलिपुत्र तक के हिस्से में फैला हुआ था। पर हमेशा से इतना बड़ा अंपायर नहीं था। कौन थे कुषाण? कुषाण लोग जो है बेसिकली चाइनीज मंगोलियन थे। है तो ये चीन के ही, क्योंकि बॉर्डर रखता है इसलिए चाइनीज मंगोलियन बोले जाते हैं। है तो ये लोग चीन के ही। और यूची या तोचेरियन इनको कहा जाता है। ये यूची जाति से संबंधित थे। कुई शांग, यही कुई शांग जो है
भारत में कुषाण कहे गए हैं। इन कुईशांग को हुणों ने पराजित करके भारत की ओर ढकेल दिया था और हुण आगे बढ़ते हुए यूरोप के साइड चले गए थे। बाद में हुण भी भारत आए हैं, पर इन कुईशांग को यानी कुषाण को, जो यूची या तोचेरियन जाति से संबंधित थे, इनको पराजित करके भारत की ओर ढकेलने का जो काम किया था वो हुणों ने किया था। मूल निवास स्थान जो था इनका कुषाणों का, बेसिकली वो चीन के बॉर्डर पर जो आज तुर्किस्तान है, तुर्कमेनिस्तान ही कुषाणों का मूल निवास स्थान था। वहीं से ये लोग आए थे। अगर आप देखिए तो सेंट्रल एशिया से भारत की ओर हमले करने वाला जो मैटर है, तो मध्य एशिया के तो आर्य भी कहलाते हैं, है ना। कई विद्वानों ने आर्यों को भी मध्य एशिया का सिद्ध किया है। मध्य एशिया से ही शक आए थे, मध्य एशिया से ही कुषाण भी आए हुए थे। मध्य एशियाई क्षेत्र में इंडो ग्रीक भी जाकर बस गए थे। बैक्ट्रिया देखिए ना, अफगानिस्तान के नॉर्थ में जाइए, सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे। इंडो ग्रीक भी वहीं से आ गए थे। मध्य एशिया से ही हुण आए थे, मध्य एशिया से ही तुर्क आए थे। तुर्कमेनिस्तान जो कुषाणों का मूल निवास स्थान था, ये तुर्क लोग शुरू में पारसी रिलीजन के अनुयायी थे, फिर बाद में लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, भारत की ओर चले आए थे। और मध्य एशिया से ही मुगल भी आए थे। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मध्य एशिया से भारत की ओर आने का सिलसिला एक लंबा सिलसिला है। बहरहाल ये कुषाण, जिनके बारे में चर्चा चली कि भाई ये यूची जाति के व्युत्पन्न थे, कुईशांग कहलाते थे, इन्हीं को भारत में कुषाण कहा गया। आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं। कौन रहा कुषाण राजवंश का संस्थापक? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था और किस तरीके से कुषाण जो है यहाँ पर आगे बढ़े हैं, या क्या क्या चीजें कुषाणों से संबंधित यहाँ पर रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुषाणों का जो पहला शासक यहाँ बताया जाता है, उसका नाम मिलता है कुजुल कडफिसस। ये जो कुजुल कडफिसस है ना, ये कुजुल कडफिसस शायद बौद्ध था। कुजुल कडफिसस के सिक्कों पर लिखा हुआ है धर्मथिदस, यानी धर्म में स्थित, धर्मथिदस, धर्म में स्थित। तो ऐसा लगता है कि ये बौद्ध था। इसके सिर्फ तांबे के सिक्के मिले हैं। ये उत्तर और पश्चिमी भारत में मिलते हैं, यानी अभी भारत के मध्यवर्ती भागों तक नहीं आ पाया है। और इसके सिक्के के पीछे के भाग पे राजा हरेमय या हरमाओस की उपाधि धारण करता है ये। तो राजा हरेमय या हरमाओस, उसकी उपाधि इसकी लिखी हुई है। कुषाणों का अगर नियमित राजवंश देखा जाए तो वो विम कटफिसस से स्टार्ट होता है। विम कटफिसस, जहां से कुषाणों का नियमित राजवंश आगे बढ़ रहा है, विम कटफिसस। ये वही विम कटफिसस है जिसने नियमित रूप से भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया है। हमने आपको बताया था सबसे पहले इंडो ग्रीकों ने किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के भारत में कुषाणों ने जारी किए हैं, विम कटफिसस ने जारी किया है। विम कटफिसस के विषय में कहा जाता है कि इसने तक्षशिला और पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो तक्षशिला और पंजाब के क्षेत्रों पर कुषाणों ने किसके नेतृत्व में अधिकार किया था? विम कटफिसस के नेतृत्व में इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। इसी को कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने जिन सोने के सिक्कों का प्रचलन किया हुआ है, उसके ऊपर यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित है। ये ध्यान रखिएगा, ये एमपीपीसीएस में भी एक बार पूछा गया है। तो यूनानी और खरोष्ठी लिपि में इसके सिक्कों पर लेख अंकित है। ये शैव धर्म का अनुयायी था। सबसे पहल हम लोग इसी के सिक्कों पर नंदी की आकृति पाते हैं। नंदी की आकृति के साथ शिव की आकृति पाते हैं। शिव की आकृति के साथ
इसी के सिक्कों पर त्रिशूल की आकृति दिखाई पड़ती है। तो सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति है और इसकी जो उपाधि थी वो उपाधि भी शैव थी। इसने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2000 यूपीएससी में एक सवाल आया हुआ था कि बाहर से आने वाले अधिकांश शासकों ने भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, क्यों? तो बौद्ध धर्म को संरक्षण इसलिए प्रदान किया था क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय समाज में घुलना मिलना आसान होता था। मुझे लगता है कि बाहर से आने वाले शासकों ने, जिन्होंने वैष्णव या शैव धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया, वो इसीलिए किया था क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय समाज में घुलना मिलना आसान था। तो कुशाणों ने अपने जो सिक्के जारी किए उनके ऊपर ये जो आकृतियां अंकित करवाई, एक तरह से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि भाई हम भी आप ही में से हैं, हमारा रिलीजन भी वही है जो आपका रिलीजन है। तो यहाँ पर सवाल ये हो गया, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक की उपाधि महेश्वर की थी? तो ये कुषाण शासक विम कटफिसस की उपाधि थी महेश्वर की। कुषाणों ने जो शैव धर्म को संरक्षण दिया ये फिर आगे कंटिन्यू रहा और कुषाणों में सबसे महान शासक के तौर पर विम कटफिसस के बाद एक नाम आता है कनिष्क का। तो कुषाणों में सबसे महान शासक के तौर पर कनिष्क का नाम आता है। कनिष्क के विषय में दोस्तों बहुत सारी डिटेल्स हैं। पहला तो ये है कि कनिष्क के बारे में ये कहा जाता है कि कनिष्क ने शक संवत का प्रचलन किया 78 ईस्वी। कनिष्क का एक सारनाथ लेख भी पूछा जाता है और वो सारनाथ लेख जिसमें कनिष्क जो है अपने दो पदाधिकारियों को संबोधित करता है, एक का नाम मिलता है वनस्फार और दूसरे का नाम मिलता है खरपल्लाण। इन दो को भी यूपीएससी ने एक बार पूछा था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अब इस बात पे क्वेश्चन मार्क लग गया है कि कनिष्क ने ही कनिष्क संवत चलाया था या किसी और ने चलाया था। हाल ही में जो रिसर्चेस सामने आई है उसमें शक शासक चष्टन, जिसका मैंने भी नाम लिया, उसका भी एक लेख मिला है जिसमें कनिष्क से पहले शक संवत का इस्तेमाल है। तो ऐसा लगता है कि शक संवत को चलाने का श्रेय जो है वो चष्टन को है। तो अब जो माना जाता है वो यही है कि शक संवत को चलाने का श्रेय चष्टन को है। कनिष्क ने शक संवत का इस्तेमाल किया है। पहले ये कहा जाता था कि उसने शकों को पराजित किया था 78 ईस्वी में और इसी उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया था, पर अब ये माना नहीं जाता। तो ये शक संवत का जो प्रचलन किया है वो चष्टन ने किया हुआ है। हाँ, कनिष्क ने शक संवत का इस्तेमाल किया है, ये बात सच है। कनिष्क के भी सिक्कों पर शिव की आकृति है, नंदी की आकृति है, त्रिशूल की आकृति है, लेकिन एक खास बात दिखाई पड़ती है कि कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति भी है और वहां पर इसके सिक्कों पर बुद्ध के नीचे लिखा हुआ है वोडो बुद्ध। तो कनिष्क के सिक्कों के पृष्ठभाग पर वोडो बुद्ध के नाम से बुद्ध की आकृति भी है। ये शायद मैत्रेय बुद्ध की आकृति है। मैत्रेय वही अवतार हैं जो होना भी शेष है, तो मैत्रेय बुद्ध की आकृति है। प्लस ये ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के सिक्कों पर शिव की आकृति भी प्राप्त होती है। यानी इसने शैव धर्म को भी संरक्षण दिया, इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क ने किसके कहने पर बुलाई थी? तो मैंने आपको बताया था, पार्श्व के कहने पर बुलाई थी। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष को कनिष्क ने कहां से प्राप्त किया था? पाटलिपुत्र पर जब हमला किया था तब प्राप्त किया था। पाटलिपुत्र पर हमले के दौरान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा इसको प्राप्त हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि नागार्जुन जो बौद्ध विद्वान थे वो कनिष्क के ही दरबार में थे। कनिष्क के पुरोहित के रूप में संगरक्ष का नाम आता है कि संगरक्ष
कनिष्क के पुरोहित थे। कनिष्क के ही शासनकाल में चीन से एक युद्ध हुआ था। हालांकि युद्ध अनिर्णित ही कहा जाएगा, लेकिन इस युद्ध का परिणाम जो है वो कनिष्क के पक्ष में गया और चीन के काफी बड़े हिस्से जो है वो कुषाण साम्राज्य में मिला लिए गए थे। कनिष्क की पहली राजधानी जो है वो पेशावर में थी, पुरुषपुर इसको लिखा गया है। यहीं पर कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। पेशावर में ही कनिष्क चैत्य का निर्माण करवाया गया है। कनिष्क चैत्य का इंजीनियर कौन था, ये सवाल कई बार पूछा गया है। कनिष्क चैत्य का इंजीनियर अगीलस नाम का व्यक्ति था। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। मथुरा में कुषाण काल का बना हुआ एक देवालय प्राप्त हुआ है। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की है। कुषाणों के समय पर ही भारत रोम व्यापार बहुत समृद्ध हुआ है और इस भारत रोम व्यापार में सिल्क रूट, जिसको रेशम मार्ग कहा जाता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। अभी आपको आर्थिक वाले में हम पढ़ाते हैं कैसे रहती थी। ये भी कहा जाता है कि जो नागार्जुन थे, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे और उन्होंने ही कनिष्क को बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों की शिक्षा प्रदान की थी। एक चीनी लेखक पान चाउ, ये पान चाउ या चीनी शासक हैं पान चाउ, कहा जाता है कि कनिष्क को इसी ने पराजित कर दिया था। लेकिन बाद में शायद इन लोगों के बीच में संधि हो गई थी और इनको चीन का क्षेत्र प्राप्त हो गया था। कनिष्क के सारनाथ का जो लेख है वो ध्यान रखिएगा, एक बौद्ध प्रतिमा पर है, जो हमने अभी पीछे बताया सारनाथ लेख। वनस्फार और खरपल्लाण नाम के दो शासक, ये एक बौद्ध प्रतिमा पर है और उस बौद्ध प्रतिमा पर 81 ईस्वी अंकित है। ये जो सारनाथ लेख वाला मामला है, सारनाथ लेख पर 81 ईस्वी अंकित है। तो एक बार यूपी कमीशन ने सवाल पूछा था कि सारनाथ लेख शक संवत के किस वर्ष का है, तो निश्चित रूप से ये तीसरे वर्ष का हुआ जाके। 78 को पहला मान लीजिए, 81 ईस्वी अंकित है, तो ये शक संवत के तीसरे वर्ष का है। एक दो बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि ये जो शक संवत है, इससे पहले विक्रमी संवत चला था। विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर था, तो थोड़ा सा यहाँ आपको हम समझा दें। संवत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं आउट ऑफ वे जाकर। देखिए 57 BC जो है, ये आप जानते हैं इसको विक्रमी संवत बोला गया है ना। इसको विक्रमादित्य ने चलाया था, ये विक्रमी संवत है और उसने शकों को पराजित कर दिया था, इस उपलक्ष्य में चलाया गया। 78 AD ये शक संवत है और शक संवत हमने आपको बताया भी कि पहले कनिष्क के साथ में माना जाता था। अब शक संवत के विषय में ये कहा जा रहा है कि भाई वो चष्टन का है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे 135 वर्षों का अंतर है। इसके बाद एक संवत जो है गुप्त नरेश चलाएंगे और वो है 319 AD। इसको जो है गुप्त संवत भी बोला जाता है। गुप्त संवत के साथ साथ इसको वल्लभी संवत भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए एक और नया सवाल बन गया, क्या शक संवत और वल्लभी संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर था, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे ये 241 वर्षों का अंतर था। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से इंडिकेट कर करके इन सवालों को पूछा गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में जो सबसे प्राचीनतम संवत माना जाता है वो है कली संवत, और ये कली संवत जो है ये कलयुग से काउंट किया जाता है और ये 3102 BC को लेकर चलता है। तो सबसे पहले कली संवत